हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, बाल बच्चे राजी खुशी। चलिए, तो क्लासेस चालू हो गई, सभी की सभी क्लासेस चालू हो गई होंगी एंड इंटर के मजे आ रहे होंगे कि वाह 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 वाह, इंटर में आ गए, फीलिंग आ रही होगी, है ना? नए नए कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, नई नई दुनिया लग रही होगी। लग रहा होगा कि यहां तो इन डेप्थनेस ज्यादा होती है फाउंडेशन के कंपैरेटिवली। ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? चलो जी, वॉइस ओके है भाई? वॉइस प्रॉपर है, वॉइस ओके है? आज पता, हमारे यहां सुबह से लाइट नहीं है और मैं इस टाइम स्वेटिंग में नहाया हुआ हूं। यस दीपांशु। चलो जी, अजय त्रिपाठी जी, चलो जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, थोड़े कमजोर लग रहे हैं। हाँ, कल रात से एक्सरसाइज कर रहा हूं ना, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा हूं। आगे बढ़े। हर्षित अग्रवाल कहते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बोलूंगा तभी तो आएगी। लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किसी भी सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी केस लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। फिर हमने एक डेफिनेशन उस दिन की थी जिसका नाम था कंपनी। तो आज हम सेकंड डेफिनेशन पर आ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स नाउ। सेकंड डेफिनेशन, लो जी, सेकंड डेफिनेशन लिखेगा मीनिंग ऑफ। ऐसे तुम भी डब्बा डाल देना सेकंड के ऊपर। ओहो, ये तो विजिबल ही नहीं है स्क्रीन तो। अरे बताओ। चले, हाँ जी, ये ऐसे तुम भी डब्बा डाल देना सेकंड के ऊपर। मीनिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अरे सर क्या करा रहे हो, ये तो बचपन में हमें फाउंडेशन की मैडम ने पढ़ा दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। चलिए जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन तो वही रहेगी जो फाउंडेशन में थी, वो तो चेंज नहीं होगी, बस उसकी डेप्थनेस बढ़ जाएगी। मैडम ने शायद ऊपर से पढ़ाया हो, बट अब तो गहराइयों के सागर तक जाना है, ठीक है ना? चले, तो मीनिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में क्या कहता है? कहता है मीन्स। अच्छा, डेफिनेशन में मीन्स आ रहा है। मीन्स का मतलब कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव या इंक्लूसिव? मीन्स का मतलब कौन सी डेफिनेशन? फटाफट बोलते जाओ, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो यहां लिखा है बस वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अलावा कोई कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मीन्स अ कंपनी which by its article of association, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे डाल देना नोट नंबर 1, इम्पोज फॉलोइंग restrictions
जो अपने आर्टिकल्स के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। अच्छा, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी? पहला, restrict the right to transfer its shares if any, restrict the right to transfer its shares if any। इसके ऊपर डाल देना नोट नंबर 2, मतलब अभी हम एनालाइज करना पड़ेगा इन सबको अभी हमें। सेकंड, limit the maximum number of its members to 200। जो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट कर देगी कितने पे? 200 पे। अच्छा, प्रोवाइडेड employees and ex-employees who obtains shares of company during their employment shall be excluded। okay, provided further that joint member to be considered as single member, joint member to be considered as single member। लिखने के बाद डन का मैसेज दे दीजिए। इसके ऊपर बनेगा नोट नंबर 3। ये पूरे के ऊपर ही नोट नंबर 3 बन जाएगा। लो जी, इसके ऊपर बनेगा, इसे भी नोट नंबर 3 में ही कवर कर देंगे। नोट नंबर 3, ये भी नोट नंबर 3। N3 मतलब नोट नंबर 3, यानी कि अभी इनका एनालिसिस होगा। हो गया? हाय सर, आपका कोर्स लाइव मिलेगा? बेटा कसम से कह रहा हूं मैं, मम्मी कसम, इस टाइम मैं लाइव ही खड़ा हूं। मम्मी कसम, लाइव ही खड़ा हूं कसम से। हाँ, तो मेरा कोर्स लाइव ही मिलेगा, डोंट वरी। चलिए, लिख लिया? बुक्स कब मिलेंगी? जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे बुक्स इमीडिएटली डिस्पैच हो जाएंगे आपको। आगे थर्ड पॉइंट, प्रोहिबिट an invitation to public to subscribe for its securities। Prohibit an invitation to the public to subscribe for its securities, note number 4। मेरे मामा ने आपको रिकमेंड किया है, वो फाइनल में आपसे पढ़ते हैं। ग्रेट, मामा जी को मेरी तरफ से गुड विशेस देना। चलिए, बड़े आगे हटा दूं? अच्छा, पिछला पेज दोबारा से शो कर दो। लिखो जी फटाफट। लिख लिया?
चलो जी, अब हम एक एक चीज को एनालाइज करना शुरू करते हैं, एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं कि हमने क्या लिखा है। अंग्रेजी में तो लिख दिया, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम लॉ लिखेंगे 40%, 60% तो कॉपियों में उसका एनालिसिस होगा कि भैया इतना लॉ का मतलब क्या है, तो हम मतलब समझेंगे। अच्छा, ये मतलब समझना हमें इस लायक बना देगा कि पेपर में वो किसी भी लेवल की केस स्टडी पूछ ले, किसी भी लेवल के, हम आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है, तो वो जैसे मर्जी केस बना ले। समझ गए? चलिए, लाइव है ना ये? अरे हिमांशी बताओ, हिमांशु है या हिमांशी है? हिमांशु है। हाँ जी भाई, लाइव है यार, कमाल हो गई। मतलब अब क्या लाइव में क्या मैं बल्ब जला दूं अपने ऊपर? हाँ जी, सबसे पहले बॉक्स का नाम दीजिएगा एनालिसिस बॉक्स। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 जी। नोट नंबर 1 हमने किस चीज पे दिया था? शुरुआत करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने से। कहता है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी, मींस अ कंपनी। अच्छा, इसको भी नोट नंबर 1 के अंदर इसको भी लिख देता हूं, नोट नंबर 1 इसको भी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपोज द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, मैं कहता हूं जी नोट नंबर 1 के अंदर दो चीजें आई। पहला वर्ड लिखा है प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। अच्छा, कंपनी, व्हेन आई से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी का मतलब हमने कहां पढ़ा हुआ है? कंपनी का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, कंपनी का मतलब क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कंपनी का मतलब वही है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखा हुआ है? ठीक है, जॉन रसेल प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। बताइए, इफ it is also a private limited company, क्या कहेंगे? जॉन रसल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जन्म यूके में हुआ है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? नहीं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के लिए लिखा है कंपनी होना जरूरी है, और कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, या तो यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है। आजकल उत्तराखंड वाले अपने आप को यूके बोलते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को। हाँ जी, तो फिर हुआ क्या? कई बार तो मैं भी धोखा खा जाता हूं कि स्टूडेंट कहां से है, वो कहते हैं सर दिस इज आशीष भल्ला फ्रॉम यूके। मैंने कहा भाई, स्टूडेंट यूके में बैठ के क्लास ले रहा है, अच्छा सीए कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी देर तक मैं इसी इंप्रेशन में था, बड़ी देर तक इंप्रेशन में था व्हाट्सएप पे। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू जब मुझसे बात कर रहा है, सुबह के यहां पर बजे हैं 8, और यानी कि तू सुबह के 3 बजे वहां पर यूके के अंदर जाग रहा है। कहने लगा सर हमारे यहां भी 8 ही बजे हैं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? कहने लगा सर देहरादून में रहता हूं। ओए मेरे को समझ आया, नालायक, उत्तराखंड को यूके में लिख रहा है। वैसे तो ठीक लिख रहा है, मगर कंफ्यूजन फैला दी है पूरी। चलिए, अब हुआ क्या? सवाल उठा, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के लिए आपको इनकॉर्पोरेट कहां होना पड़ेगा? एज पर द कंपनी एक्ट 2013 या फिर किसी भी और इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर। तो क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है। नो सेंस नॉट अ कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बोलो ना हाँ। अगली बात, नोट नंबर 1 के अंदर ही एक चीज दी हुई है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सवाल उठा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मैडम ने भी शायद फाउंडेशन में समझाया होगा, जो फाउंडेशन से पढ़ के आए हैं। नहीं तो आर्टिकल का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर रूल्स लिखे होते हैं, कंपनी के सभी नियम लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल,
जैसे आप इस टाइम तुम अमित पोपली की क्लास में बैठे हो तो क्लास का एक नियम है कि ये क्लास 2 बजे शुरू होगी। मैं कह रहा हूं 2:01 बज गया जिस दिन, तो मैं अपनी मूछें मंडवा लूंगा। चलिए, तो मैं 2 बजे जब कह रहा हूं तो 2 बजे का मतलब है 2 बजे क्लास शुरू होनी है, समझ गए? अच्छा, दूसरा नियम क्या है कि क्लास के अंदर बैठ के कोई लंच डिनर ये नहीं करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, क्लास जब चल रही होगी तो आपस में डिस्कशन नहीं, कोई चिप्स चुप्स एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे, समझ गए? चलिए, तो ये क्या है? ये सब मेरी क्लास के रूल्स हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में मेरी क्लास का आर्टिकल है, बोलो ना हाँ। मीन्स a document containing rules to be followed by company and its members। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब आते हैं नोट नंबर 2 पर। वर्ड आया रेस्ट्रिक्ट, यानी कि लिखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। रेस्ट्रिक्शन कौन सी होगी? पहला पॉइंट देखिएगा, कहता है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। रेस्ट्रिक्ट वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्ट। ओके ओके ओके, नोट नंबर 2 के अंदर अब हमें समझना है रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। डब्बा कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? नोट नंबर 2। पता है, लॉ में आपको 2 तरीके के शब्द कई बार मिलेंगे। जैसे सेकंड पॉइंट की शुरुआत हुई है वर्ड रेस्ट्रिक्ट से, ऐसे ही थर्ड पॉइंट की शुरुआत देखिए एक वर्ड से हुई है जिसका नाम है प्रोहिबिट। देखा? जब भी वर्ड रेस्ट्रिक्ट आ जाए, जब भी वर्ड रेस्ट्रिक्ट आ जाए तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि यह काम पॉसिबल है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी कि यह काम पॉसिबल तो है, अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं तो यह काम पॉसिबल है। बट फिर एक वर्ड आता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब सख्त मना है, मतलब इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी कि हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा, लिख लो पहले तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि पहली जो कंडीशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जो उसके आर्टिकल में कुछ कंडीशंस दी होती हैं या रेस्ट्रिक्शंस दी होती हैं, उनमें से पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है? वर्ड है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेस्ट्रिक्ट करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। अच्छा, अब सवाल सुनिएगा, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता है, हां या ना? पहली बात, हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि हो सकता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या कहेंगे आप? वर्ड आया है रेस्ट्रिक्ट, तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता है? क्या मैं कह सकता हूं हां, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस? बोलो, क्योंकि वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्ट, और रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? पॉसिबल तो है मगर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या होंगी ये देखते हैं, बट फिलहाल लिखेगा डज शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी transferred subject to some conditions। अच्छा, ये जो कंडीशंस होंगी ये कहां दी गई होंगी? ये कंडीशन कहां पर लिखी गई होगी? बताओ जी फटाफट, ये कंडीशन कहां पर लिखी गई होगी? इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
इन आर्टिकल। लो जी, आर्टिकल। अब अगला सवाल, सर ये कंडीशन कौन सी होती है? देखो ऑलमोस्ट सभी के सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक दूसरे की कॉपी करती हैं। मैंने तो आज तक जितने आर्टिकल देखे हैं सब में एक ही कंडीशन चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। अच्छा, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर कोई मेंबर अपने शेयर्स दूसरे किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो ऐसे ही अपनी इच्छा से ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले ये शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर के लिए या तो खुद खरीदेंगे या फिर कोई सूटेबल बायर ढूंढेंगे अपनी जान पहचान का। अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ दिन मिलते हैं, माइट भी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, ये आर्टिकल में लिखा होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी दिन दिए गए हैं उनके अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई सूटेबल बायर ढूंढ पाए तो अच्छा, नहीं तो ये मेंबर अपनी इच्छा से जिसको मर्जी ये शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अब क्या मतलब है इसका? चलिए देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, सीन कुछ ऐसा है। कि अगर मैं आपसे कहूं ये पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे, जानते हो कि नहीं? जानते हो। अब हुआ क्या, ये भाई साहब अपने शेयर्स इन मैडम को ट्रांसफर करना चाह रहा था, पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स से ट्रांसफर करना चाह रहा था। क्या अपनी इच्छा से ऐसे ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। ये रहा शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट, ये ट्रांसफर करना चाह रहा था, नहीं। ऐसे थोड़े ना पिताजी का माल है कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए, नहीं। सबसे पहले ये शेयर तुझे किसको ऑफर करने पड़ेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको ऑफर करने पड़ेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन शेयर के लिए अपनी पसंद का कोई बायर ढूंढेंगे कि रुक जा ये शेयर्स इसे दिलवाते हैं, ये शेयर्स इसे दिलवाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया और कहा पोपली साहब क्या आप ये शेयर लेने चाहोगे? क्या आप ये शेयर लेना चाहोगे? मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ना बाबा ना, मुझे शेयर नहीं लेने हैं, ओले। मैंने मना कर दिया। अब अगर मैंने मना कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 5 या 10 दिन थे या 15 या 30 दिन थे, जो भी थे आर्टिकल में लिखे थे, वो खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। अब मेंबर अपनी इच्छा से क्या ये शेयर ट्रांसफर कर सकता है? यस, कर सकता है। समझ आई बात? भाई बोलो ना हाँ। तो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि कोई भी मेंबर अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले बोर्ड को ऑफर कर, बोर्ड के पास सर्टेन डेज होते हैं, अगर वो डेज में बोर्ड बिकवा पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेंबर अपनी इच्छा से किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। चलिए आगे बढ़े, आ जाइएगा वापस। तो the shares of the private limited can be transferred subject to some condition in the article। नॉर्मली कौन सी कंडीशन होती है? तो लिखिएगा जनरली फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन is imposed by article of प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ जी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के आर्टिकल में कौन सी रेस्ट्रिक्शंस आती हैं? लिखना शुरू कीजिएगा, कौन सी रेस्ट्रिक्शन आती है? इफ एनी मेंबर intends to transfer his shares
दे शेल बी ऑफर्ड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। If any member intend to transfer his shares, they shall be offered to the board of directors। यानी कि अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है, सबसे पहले बोर्ड को ऑफर कर। अच्छा, if board failed to search any buyer, any suitable buyer within dash days as given in article, comma, member at his own will, member at his own will लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ही फॉलो करती है। देखो कई जगह दीपांशु ऐसा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉ को छोड़कर अपना आर्टिकल में कुछ और लिख सकती है लॉ के अलावा। उन सेक्शंस की हम चर्चा करेंगे जनरल मीटिंग में, वो सारे सेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी। If board failed to search any suitable buyer within dash days as given in the article, member at his own will का मतलब इच्छा, हटा दूं? अगले एग्जाम्पल में नोरा लेके आना। हाँ, मेरे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इन सब पे, है ना नालायकों। कंपनी लॉ में भी नोरा लेके आना। चलिए, ओन विल में ट्रांसफर दीज शेयर्स टू एनी पर्सन। पढ़ के देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट और बताइए कोई भी दिक्कत। डने क्लियर है एकदम? चलिए, अब आते हैं नोट नंबर 3 पर। नोट नंबर 3 टाइटल देखिएगा। नोट नंबर 3 कौन से पॉइंट पे है? लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। अच्छा, 200 की काउंटिंग में हम किसे काउंट नहीं करते? 200 की काउंटिंग में हम कुछ लोगों को काउंट नहीं करते। किस किस को काउंट नहीं करते? लिखा है वो एम्प्लॉई या एक्स एम्प्लॉइज जिनको शेयर्स दिए गए थे। मतलब क्या है इसका? कहानी देखिएगा। चलिए कहानी समझाता हूं। नोट नंबर 3 अगेन कंपनी है पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, घटना है 23-24 22-23 रुपीज इन क्रोर्स सेल्स थी 8,000 करोड़ कंपनी की। अच्छा, 22-23 में थी मात्र 2,000 करोड़। नेट प्रॉफिट हो चुका था 1,000 करोड़, जो कि पहले मात्र 200 करोड़ रुपए था। आज जैसे ही कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मेरे कॉलर अपने आप ऊपर उठ चुके थे।
मैंने कहा वाह कमाल कर दिया पोपली तूने। मैं घर गया तो दोनों छोटे पोपली बालकनी में ही खड़े थे, तो चिल्लाने लगे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। कहा जी आ गए। कहने लगे पापा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली आपकी। मैंने कहा कैसी लगी? कहने लगे पापा हमें आप पे गर्व हो रहा है। मैंने कहा वाह ये हुई ना बात। तो फिर कहने लगे पापा हम जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अब कितने खुश हैं आपसे। तो मैंने कहा चलो गाड़ी में आओ फैक्ट्री लेके चलता हूँ। मैंने गाड़ी में बिठाया, फैक्ट्री में ले जा रहा था। अच्छा फैक्ट्री में देखा तो कई लोग काले झंडे लेके खड़े हुए थे। मैं समझ गया भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, काले झंडे लेके खड़े हैं लोग। तो फिर मैंने गाड़ी थोड़ी दूरी रुकवा दी ताकि छोटे पोपली ना देख पाए, जॉब होने वाला है। फिर मैं गाड़ी से उतरा, मैं एम्प्लॉयज़ के पास के मैं गया इधर आओ, और नालायकों क्या कर रहे हो ये? कहने लगा पोपली हाय हाय। मैंने कहा किस बात का हाय हाय? कहने लगे प्रॉफिट देखा है? मैंने कहा 200 से 1000। कहने लगे सेल्स देखी है? मैंने कहा 2000 से 8000। तो कहने लगे फिर? मैंने कहा फिर? कहने लगे हमें क्या मिला? मैंने कहा रुक तुम्हें सैलरी मिल रही है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा बोनस दे रहा हूँ? कहने लगे हाँ। मैंने कहा तुम्हें पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड ये सब दे रहा हूँ? कहने लगे हाँ। मैंने कहा तुम्हें ग्रेजुटी भी मिल रही है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हें इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ? कहने लगे हाँ। मैंने कहा अब तो क्या देना रह गया, अब तो जान ही ले ले फिर। कहने लगे नहीं सर हमें कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा चाहिए, कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा चाहिए। मैंने कहा वो कैसे चाहिए? कहने लगे हमें भी कंपनी के शेयर्स चाहिए सस्ते दाम पर, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, हमें वो शेयर्स सस्ते दाम पर चाहिए। जानते हो जो शुरुआत में इन्फोसिस के एम्प्लॉय थे, जिन्होंने इन्फोसिस के शेयर शुरुआत में लिए थे, आज वो सब कम से कम नहीं तो 100, 200, 300, 400 करोड़ के मालिक होंगे जिन्होंने इन्फोसिस के। सेम अप्लाइज टू विप्रो। तो उन्होंने कहा हमें कंपनी के ग्रोथ में हिस्सा चाहिए, यानी कि हमें कंपनी के सस्ते दाम पर शेयर चाहिए। इस टर्म को क्या पुकारते हैं? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्ते दाम पर शेयर देती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब ईसॉप। ईसॉप कहा जाता है। ठीक है। तो अब हुआ क्या, कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे जिन्हें आप शेयर होल्डर्स भी कह सकते हो, मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स थे। कितने थे? 180। अब मेरी कार के बाहर आके खड़े हो गए थे कितने? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज थे 1000। मैंने कहा भाई मैं चाहकर भी तुम्हें ईसॉप्स नहीं दे सकता। कहने लगे क्यों? स्वेट इक्विटी अलग होता है बेटा हमारे सिलेबस में 54 में, वो अलग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आज ईसॉप्स पढ़ो बस। स्वेट इक्विटी अलग चीज है। स्वेट का मतलब पसीना, स्वेट इक्विटी पसीना बहाने के बदले में जो शेयर मिलते हैं तो उन्हें स्वेट इक्विटी कहते हैं। सबको नहीं मिलते, किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर या इंप्लॉय को मिलते हैं। तो रुक जाओ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी ईसॉप्स पे ध्यान दो। अब हुआ क्या, मैंने कहा मैं चाहकर भी तुम्हें शेयर नहीं दे सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स केवल 200 हो सकते हैं। कानून में लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। मैंने जैसे ही तुम्हें शेयर दिए 180 मेंबर्स तो मेरे ऑलरेडी हैं, और मैंने 1000 को शेयर दिए तो मेरे 1180 हो जाएंगे। मैं तुम्हें शेयर नहीं दे सकता, मेरे 200 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी। उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, अब तो कानून गलत बना हुआ। तो मैं कहा मैंने थोड़ा ना बनाया हुआ, जिसने बनाया हुआ उनके पास जाओ। तो वो वहीं से मुड़े और उनके साथ और कई भी ऑर्गेनाइजेशन मुड़ी, और सब ने जाकर दिल्ली में प्रदर्शन किया और कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई हमने क्या गलती कर दी? तो इन्होंने बताया कि बताओ हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप लेने नहीं दे रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम कानून को चेंज करते हैं, और सेकंड पॉइंट में जहां लिमिट लगाई गई थी 200 की, उस 200 के नीचे एक प्रोवाइजो डाल दिया गया, एक पॉइंट डाल दिया गया कि जब हम 200 की काउंटिंग करेंगे तो वो इंप्लॉय जिन्हें शेयर मिले हैं, वो इंप्लॉय जो जिन्हें शेयर मिले हैं, जो आज भी इंप्लॉय हैं, या फिर वो इंप्लॉय जिन्हें शेयर मिले थे परंतु जो इंप्लॉयमेंट से चले गए, मतलब एक्स एम्प्लॉयज जिनके पास शेयर्स अब भी हैं,
वो इंप्लॉय जिन्हें शेयर मिले हैं और जो आज भी इंप्लॉय हैं, या फिर वो इंप्लॉय जिन्हें शेयर मिले और जो छोड़ के चले गए एम्प्लॉयमेंट को, उन दोनों को ही काउंट नहीं किया जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। समझ आया? तो यानी कि अब मेरे नंबर ऑफ मेंबर कितने माने जाएंगे? 1180 नहीं, लेस एम्प्लॉयज हैविंग शेयर्स 1000, तो यानी कि कितने रह गए? 180। तो जो ऑब्जेक्ट था कि एम्प्लॉयज को ग्रोथ में हिस्सा बनाओ, क्या वो पूरा हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? यस, पूरा हो गया। हिमांशी लगभग 15 अगस्त के आसपास, अभी बता दूंगा 1-2 दिन में। हटा दूं भाई, हटा दूं? चलिए, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताएंगे फटाफट। लीजिए सवाल, लीजिए। मैं कहता हूं, रितेश लिख लिया था कि नहीं, कि सपोज इन अबव एग्जाम्पल, डाउट कैसे पूछे? देखो, डाउट के लिए ना जूम सेशन होंगे, हर दूसरे या तीसरे दिन जूम सेशन होगा, तो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, हर दूसरे तीसरे दिन होगा। मतलब आप कह सकते हो हर 2 या 3 दिन की क्लासेस के बाद एक शाम को जूम सेशन होगा रात को 10 बजे, तो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? सपोज इन अबव एग्जाम्पल, अभी जैसे ही रेगुलर बैच शुरू होगा ना, मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जिस टेलीग्राम पे लिंक पर सारी इंफॉर्मेशन आपको आया करेगी। चलिए, आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉइज 200 resigned from, अच्छा लिखना था, ओहो, जिन्होंने नहीं लिखा भाई लिखो फटाफट। ईसॉप से क्या भला होता है एम्प्लॉय का? अमित बनवाल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी विप्रो का, कि जिन्होंने विप्रो के शुरुआत में शेयर्स लिए होंगे आज वो 200-300 करोड़ के मालिक होंगे, जिन एम्प्लॉयज को ईसॉप्स मिले होंगे शुरू में, क्योंकि विप्रो का शेयर इतने 1000 गुना बढ़ चुका है, इन्फोसिस का शेयर इतने 1000 गुना बढ़ चुका है। ठीक है जी? 1000 माइनस क्यों किया रितेश? क्योंकि मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई इंप्लॉई जिसे शेयर्स देते हो, ईसॉप्स देते हो, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा 200 की काउंटिंग में। पर्पस हमारा ये है कि इंप्लॉइज का भी भला हो सके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, इसलिए जिन इंप्लॉइज का इनको शेयर्स दोगे आप, उनको 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे बेशक वो इंप्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएं, एक्स एम्प्लॉय बन जाए। अब मैं उसी बात पे ही एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं। चलिए, सपोज इन अबव एग्जांपल, आउट ऑफ द 1000 एम्प्लॉयज 200 रिजाइंड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गेटिंग शेयर्स। लो जी, शेयर्स लेने के बाद 200 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, ओके, बट continue to hold such shares even after such a resignation। लो जी, पढ़ो जी।
एम्प्लॉय शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर के ट्रांसफर पर जो रेस्ट्रिक्शन होती है उसको उसका पालन करते हुए कर सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी सबके लिए है। चलिए अब मुझे आपने मुझे बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कंप्यूट मेंबर्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, फटाफट बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ जी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मेंबर्स थे 180, ठीक है, प्लस एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए तो जुड़ गए 1000, तो हो गए 1180 लेस वो एम्प्लॉय जो आज भी एम्प्लॉय हैं शेयर लेने के बाद 1000 को मिले थे, 200 रिजाइन कर गए हैं। जो रिजाइन कर चुके हैं शेयर लेने के बाद वो कौन है? एक्स एम्प्लॉइज। तो एक्स एम्प्लॉय कितने हुए? 200। तो एम्प्लॉय कितने हुए? 800। 1000 में से 200 चले गए तो बाकी 800 एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय कितने? 200। तो कितना हो गया? 180। बताइए कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत? वो रिटायर होकर मेंबर बन सकते हैं रिटायर होकर। अगर रिटायर होने के बाद मतलब एम्प्लॉयमेंट से जाने के बाद फिर वो मेंबर बनते हैं तो वो 200 की काउंटिंग में आएंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय थोड़े ना हिमांशु। अब हम बेनिफिट केवल उनको दे रहे हैं जो एम्प्लॉय हैं और उन्होंने शेयर लिए हैं, उन्हें शेयर मिले हैं। चलिए आप ये सब रेगुलर बैच में फिर से करवाएंगे या यहीं पर? देखो रेगुलर बैच में हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे एक जनरल मीटिंग से पहले, फिर ये चीजें सबसे लास्ट में आएंगी वहां पर। तो इसलिए जो भी चल रहा है अभी सीरियस नोट पे ही चल रहा है, चिंता मत करो। बढ़े आगे तो रेगुलर बैच में तो फ्रेश चैप्टर शुरू होगा एक। हटा दूं? अच्छा एक और बात बताना, नोट नंबर 3 अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मेरी कंपनी का नाम है पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अगला एग्जांपल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है मेरे 198। ओ मेरी कंपनी का एक मेरे जान पहचान का एक दोस्त है राम। राम आया, लटकी हुई शक्ल थी एकदम। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा दोस्त पूछ मत। मैंने कहा बता ना। कहने लगा यार ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या, बस एक कटी पतंग है। मैंने कहा भाई तू भावनाओं में मत बहा, मुझे बता हुआ क्या। कहने लगा यार जीवन में ग्रोथ सी नहीं हो पा रही है, क्या करूं। मैंने कहा मेरी कंपनी के शेयर ले ले, तरक्की पे जाएगा, मैं बता रहा हूं। दोस्ती में उसने मेरे शेयर ले लिए। अब मैंने उसे शेयर सर्टिफिकेट इशू किया,
उसने कहा पोपली ठहर जा भाई, ठहर जा, शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे इशू कर रहा है? मैंने कहा तेरे नाम पर। कहने लगा नहीं, मैं चाहता हूं कि तू ये शेयर सर्टिफिकेट पहले मेरी वाइफ के नाम करे, फिर मेरा नाम साथ में लिख। मैंने कहा ओके, मिसेस रिया एंड मिस्टर राम, मैंने ये लिख दिया। तो ये जॉइंट मेंबर मेरे मेंबर बन गए। बताइए कितने लोग जुड़ गए? अब कितने लोग जुड़ गए? एक या दो? एक ही गिना जाएगा, ठीक है ना? 1, तो टोटल हुआ 199, यानी कि काउंटेड एज 1 मेंबर। चाहे बेशक जॉइंट नाम पे लिए हैं, बट काउंटेड एज 1 मेंबर ओनली। बताइए कोई भी दिक्कत? बढ़ सकता हूं आगे? तो जॉइंट मेंबर को सिंगल मेंबर कंसीडर किया जाता है। अब पूरा नोट नंबर 3 जिस पॉइंट पे था वो पॉइंट पूरा पढ़ लो। अब आएगा, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, provided employees and ex-employees who obtain shares of the company during their employment shall be excluded, provided further that joint member to be considered as a single member। पूरा क्लियर है सेकंड रेस्ट्रिक्शन? अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन पर, जिसका नाम है थर्ड। और ये आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, ऐसे कॉन्सेप्ट भी जो सीए फाइनल वालों के भी क्लियर नहीं होते। कैसे? वर्ड आया प्रोहिबिट, वर्ड आया इनविटेशन टू पब्लिक, वर्ड आया सब्सक्राइब एंड वर्ड आया सिक्योरिटीज। बाप रे बाप, कितने ज्यादा शब्द हैं जिनका मतलब हमें समझना है। आइएगा नोट नंबर 4 की तरफ आते हैं। नोट नंबर 4, एक वर्ड है प्रोहिबिट, फिर एक वर्ड है सिक्योरिटीज, फिर एक वर्ड है सब्सक्राइब, फिर एक वर्ड है इनविटेशन टू पब्लिक। अब एक एक शब्द का अब अर्थ क्या होता है देखते हैं। लिख लो यहां तक। लिख लिया? डाइवोर्स में शेयर किसको मिलेंगे, तो वो कोर्ट जो है वो बंटवारा करता है कि कौन सी संपत्ति किसको मिलेगी। चले, प्रोहिबिट वर्ड का मतलब होता है ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। सब्सक्राइब का मतलब होता है एप्लीकेशन टू कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। यानी कि जब कोई व्यक्ति कंपनी को एप्लीकेशन देता है कि मैं आपके शेयर्स लेना चाहता हूं, तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब करना। इन्विटेशन टू पब्लिक का मतलब होता है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। लो जी, लिख दीजिएगा यहां तक भी।
लिखने के बाद डन दीजिएगा। हो गया। चलिए अब सुनिएगा, क्या मैं इससे यह कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं पब्लिक को? यह इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप कभी भी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को बेचने के लिए, एंड पब्लिक भी आपकी सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है कभी। क्या मैं कह सकता हूं? हां या ना? प्रोहिबिट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोहिबिट मतलब सख्त मना है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को कहेगी आओ और मेरे शेयर्स और मेरे डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी कि 10 नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू prospectus to public to invite them to apply for purchase of its shares या फिर debentures। तो भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक हो गई थी बात? प्रोस्पेक्टस मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू माधव हम पब्लिक को बुलाते हैं अपने पास कि आओ 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 मेरे शेयर्स ले लो, मेरे डिबेंचर्स ले लो, जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है प्रोस्पेक्टस पूरा। ठीक है भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत? क्योंकि कॉन्सेप्ट की हाँ एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो, हाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो भी शुरू हुआ है बस, ये वाला थर्ड पॉइंट वाला। आगे बढ़ू? अब सुनिएगा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल हो सकती है, हां या ना? सोचो जी सोचो। इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव शेयर कैपिटल, जी क्या कहेंगे आप, हां या ना? क्योंकि आपने तो मना कर दिया है कि पब्लिक तो उसमें अप्लाई कर ही नहीं सकती। तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल हो सकती है? अगर आपने कहा ना, तो मैंने कहा बहुत गड़बड़ कर दिया आपने। कैसे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर या फिर मेंबर को शेयर होल्डर भी कहते हैं, तो शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो जब शेयर कैपिटल नहीं होंगी तो शेयर होल्डर किस बात के होंगे? मतलब भारत में क्रिकेट नहीं खेला जाता मगर भारत में क्रिकेटर हैं, ये तो कमाल की बात हो गई। तो जब शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर होल्डर कहां से आए? तो मैंने कहा 200 शेयर होल्डर होते हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल तो है। तो फिर मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर पब्लिक से नहीं आएंगे, यानी कि पब्लिक उसकी शेयर होल्डर नहीं बन सकती। कौन नहीं बन सकती? पब्लिक, आम जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती। कल को अगर आप शेयर्स लेना चाहो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, से फॉर एग्जांपल बायजूस के शेयर लेना चाहो, तो क्या आप ले सकते हो? नहीं। क्या आप एल्डाइन के शेयर लेना चाहो तो क्या आप ले सकते हो? नहीं, नहीं ले सकते।
तो यानी कि क्या आम जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ले सकती है? नहीं ले सकती। तो फिर सवाल उठा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लेगा कौन? ये एक सवाल है जिसका अभी तक आंसर नहीं मिला हमें। देखते हैं। कुंदन, लिखो जी। यस, क्या प्राइवेट लिमिटेड की शेयर कैपिटल हो सकती है? हां, हो सकती है। इवन दो they cannot issue shares to public। अरे तो गजब समस्या आ गई। शेयर्स हो सकते हैं मगर पब्लिक से नहीं आ सकते। तो अब आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है कि सर पब्लिक कौन है? क्या आप, मैं, हम सब पब्लिक हैं? देखते हैं पब्लिक कौन होता है। दो लाइनें छोड़ के लिखना। मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने तरीके से इशू किए जा सकते हैं? मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो देखो जी, शेयर्स इशू करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है पब्लिक, पब्लिक से शेयर लेना, इशू टू पब्लिक। इसको पता है किस नाम से पुकारते हैं? इसे हम कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंदर क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स ऑफर its shares to public। कंपनी अपने शेयर्स किसको ऑफर करती है? पब्लिक को ऑफर करती है। ठीक है। एक और तरीका होता है शेयर्स इश्यू करने का, जिसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है, ऑफर इट्स शेयर्स टू नोन फ्रेंड्स, अपने जान पहचान के दोस्त या फिर रिलेटिव्स, इनको ऑफर करती है। यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। लिख लिया? डाउट प्लीज बता दो कौन है? डिबेंचर भी नहीं ले सकते? नहीं, डिबेंचर भी नहीं ले सकते ना। दीपांशु लिखा तो है सिक्योरिटी नहीं ले सकती, तो सिक्योरिटी नहीं ले सकते आप प्राइवेट कंपनी की। तो सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स भी आते हैं, अभी लिखवाया तो है बेटा। और फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अभी लिखो मत प्लीज, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। चलिए, यहां तक हो गया। अब सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये, बट मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिनका जो फाइनल वालों के भी तोते उड़े होते हैं इसमें, जिसे आप क्लियर करने जा रहे हो अभी। ठीक है, सुनिएगा। मैंने कहा जी इशू करने के, शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं। एक पब्लिक को इशू करते हो जिसे पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, मतलब यहां पर कंपनी अपने शेयर पब्लिक के पास लेके जाती है। और एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जहां पर शेयर कंपनी जो है अपने शेयर्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, ऐसे लोगों, मतलब जान पहचान वाले लोगों के पास लेके जाती है। ओके, जब मैं कहता हूं पब्लिक, तो पब्लिक को ऑफरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती है।
ये हमने समझा। पब्लिक ऑफरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि पब्लिक ऑफरिंग होती है 200 से ऊपर, यानी कि जब 200 से ऊपर लोगों को आप इनवाइट करते हो, 200 से ऊपर लोगों को आप कहते हो कि आइए हमारे शेयर ले लीजिए, तो इसे कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती, यानी कि क्यों? क्योंकि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? ये 200 कहां से उठाया गया? मुझे बताइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 तक हो सकते हैं, 200 से ऊपर तो नहीं हो सकते। 200 से ऊपर होता है पब्लिक ऑफरिंग, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहां तक होता है? अप टू 200 मेंबर्स तक। यहां तक क्लियर? तो अगर आज के बाद आपसे पूछे कोई कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर कैपिटल होती है, तो आप क्या कहेंगे? जी होती है। अगला सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, तो आप क्या कहेंगे? नो, दे कैन नॉट इशू द शेयर्स टू द पब्लिक। भाई शेयर्स, भाई कंपनी की शेयर कैपिटल है बट पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, तो सवाल उठा फिर इनकी शेयर कैपिटल आती कहां से है? बताइए कहां से आती है? ये जो ऊपर 2 लाइनें छोड़ी थी ना, वहां लिखना, दे कैन इशू शेयर्स थ्रू, कैसे? प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों तक को होता है? 200 लोगों तक को। और 200 से ऊपर क्या कहलाता है? पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती हैं। यहां तक बताइए कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, गुड वन। अब अगली बात, तो पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता है? बताओ, पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता होगा? प्राइवेट कंपनियां तो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने आंसर भी बोल दिया। तो पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता होगा? ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कर सकती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली, यानी कि केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है। ठीक है, बट जहां तक मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट का सवाल कहा, ये कौन कर सकता है? तो मैंने कहा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है। ओ माय गॉड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? हां, कैसे? मुझे बताना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 7। मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, मेरे पास यहां स्पेस खत्म हो गया है, मैं आगे चल रहा हूं, आप इसी बॉक्स को कंटिन्यू कीजिएगा, इसी लाइन को कंटिन्यू कीजिएगा। अरे गुरुदेव 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 जी, मैंने कहा यहीं पे लिखिएगा हाउ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनियां कैसे कर सकती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट? देखते हैं। हमने कहा मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी के कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? नो लिमिट।
ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं 7 से लेकर 200 मेंबर्स तक जब ये शेयर्स देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? बोलो, क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड मोर देन 200 पे क्या कहलाएगा? पब्लिक ऑफरिंग। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? क्लियर है? अगर पहले 200 को प्रोस्पेक्टस से कर लिया, नहीं हो सकता। 200 तक प्रोस्पेक्टस आता नहीं, अभी आ रहा हूं, वही लिखवा रहा हूं आगे। यहां पे लिखना पब्लिक ऑफरिंग में, पब्लिक ऑफरिंग में, रितेश थोड़ी देर रुक जाना। पब्लिक ऑफरिंग में कभी भी, पब्लिक ऑफरिंग में हमेशा आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना पड़ेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। परंतु पब्लिक ऑफरिंग के लिए क्या कहूंगा, सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या कहूंगा? क्या मुझे प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है? पब्लिक ऑफरिंग में प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद भी सिर्फ 100 मेंबर ही आए तो क्या होगा? तो वो पब्लिक इशू कैंसिल हो जाता है, वो पब्लिक ऑफरिंग कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अगर 100 आए या 200 से नीचे आए, ठीक है दीपांशु, तो वो कैंसिल माना जाता है फिलहाल। हाँ जी बताइए, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत है? नहीं, प्रोस्पेक्टस केवल पब्लिक ऑफरिंग में चाहिए होता है। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस केवल पब्लिक को इशू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में इसलिए इशू नहीं होता है और पब्लिक ऑफरिंग में होता है। आगे, आप कौन सी कंपनियों के शेयर ले सकते हो? रिलायंस, टाटा, बिरला, ये कौन सी कंपनियां हैं? प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं? आप कौन सी कंपनियों के शेयर ले सकते हो? पब्लिक कंपनियों के शेयर ले सकते हो आप। इतनी बात क्लियर? आप केवल और केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ले सकते हो। अच्छा, कैसे लेते हो आप? जब उनके शेयर लेते हो तो कहां से लेते हो, कैसे लेते हो? मतलब शेयर्स कहां से लेते हो? ब्रोकर से। अच्छा, शेयर्स कहां से मिलते हैं आपको? ब्रोकर से मिलते हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट से। कहां से? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट पे वो शेयर्स आते कैसे हैं? देखिएगा, दीज कंपनी, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफरिंग करना चाहती है, दीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट। लिस्ट को एक और शब्द से पुकारा जाता है रजिस्टर देम एट स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफरिंग करना चाहती है उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना पड़ता है अपने को, या रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसलिए इन कंपनीज को एक और नाम से पुकारा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी। तो इन्हें अपन लोग लिस्टेड कंपनी के नाम से भी पुकारते हैं।
जो पब्लिक ऑफरिंग करती हैं इन्हें हम लिस्टेड कंपनी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बीएससी एनएससी भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको लिस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू लिस्ट एट स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर इन कंपनियों को मैं क्या कहूं, लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड या अनलिस्टेड? मैं इन्हें कहता हूं अनलिस्टेड कंपनियां, यानी कि जो लिस्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अनलिस्टेड कंपनीज। क्या कहते हैं? अनलिस्टेड कंपनीज। प्राइवेट तो चाहकर भी लिस्टिंग नहीं करवा सकती आज की डेट में, समझो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्राइवेट चाहकर भी लिस्टिंग नहीं करवा सकती। जब तक 4-5 क्लासें ना हो जाएं तब समझ आएगा कि एक तरीका प्राइवेट का भी लिस्टिंग का होता है दीपांशु। ठीक है, एक तरीका है, करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। दीज कंपनीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। हो गया यहां तक? अब ये फालतू का ज्ञान, थ्योरी लेने का कोई फायदा नहीं जब तक हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन साथ में ना देखते जाएं। तो आइए आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अब दिखाता हूं। mca.gov.in या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ चल सकते हैं, वरना स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे हम जा चुके हैं। यहां पर एक आया एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज के अंदर मैं नीचे गया, यहां पर एफओ सर्विसेज में ये एक चीज आई, फाइंड सीआईएन नंबर। सीआईएन का मतलब है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। मैंने इस पर क्लिक किया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर पे क्लिक किया मैंने। अच्छा, ये कहते हैं कि सर्च बेस्ड ऑन, आप कंपनी के बारे में सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी, लो जी कंपनी का नाम बताइए। मैंने कहा भाई पूरा नाम तो क्या बताऊं, तू बस ये मान ले कि रिलायंस मान ले भाई। अच्छा, अब रिलायंस नाम की कंपनियां मुझे दिखा दे। इसने कहा जी कैप्चा लो जी। मैंने कहा जी 57, ये कैप्चा हुआ। अच्छा, अब सबमिट किया, ये आ गया रिलायंस। जहां पर रिलायंस आया है सारी कंपनियां यहां पर आ जाएंगी। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ, 6th नंबर की कंपनी देखिएगा, 6ठे नंबर की कंपनी, 6 नंबर की कंपनी। शुरू करूं, क्या लिखा है? डीजल फैशन इंडिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, ये एक सिन नंबर है। इसका सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। टोटल डिजिट काउंट कीजिएगा कितने हैं, डिजिट काउंट करो जी, कितने डिजिट हैं? $21। ग्रेट, 21, परफेक्ट। सबसे पहला डिजिट क्या है? सबसे पहला डिजिट यू,
यू बोले तो अनलिस्टेड कंपनी है। यू का मतलब है अनलिस्टेड कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है, अनलिस्टेड है। तो मुझे बताइए अगर अनलिस्टेड है तो इसकी शेयर कैपिटल कैसे बनी होगी? बताओ जी फटाफट। अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर कैपिटल कैसे बनी होगी? शेयर कैपिटल कैसे आई होगी? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। बिल्कुल सही जवाब, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली बात, इस कंपनी का नाम पढ़िएगा, डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। ये फ्रांस की डेसॉल्ट है ना, जिसका राफेल है, जो इंडिया में राफेल आया है, उसने और रिलायंस ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। CIN का पहला डिजिट देखिएगा क्या है? यू। यू पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट पहला डिजिट यू। इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है, परंतु कौन सी है? अनलिस्टेड है। पब्लिक है परंतु अनलिस्टेड है। इसका मतलब क्या आप इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं? हां या ना? क्या आप इस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं? नहीं। तो फिर इसकी शेयर कैपिटल कैसे बनी है? इसकी शेयर कैपिटल कैसे बनी है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। इसकी शेयर कैपिटल भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बनी है, यानी कि इसके शेयर आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। आप अगर ये शेयर लेना चाहें नहीं ले सकते, मैं लेना चाहूं नहीं ले सकता, केवल जान पहचान वालों को ही शेयर मिले हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है परंतु अनलिस्टेड है। तो क्या इसका मतलब पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है? हां। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड कैसे होगी? प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा। ओ ओके, अच्छा, और आगे चलते हैं। रिलायंस, 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 और तेरी 500 कंपनियां हैं जिनमें रिलायंस आ रहा है। हे प्रभु, लो जी, रिलायंस, रिलायंस सब यू हैं, कोई एल भी है। देखना रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब मेरे को ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरा डालना पड़ेगा, बट फिलहाल देखते हैं। 4, हे भगवान, कितनी कंपनियां खोल रखी हैं दोनों भाइयों ने। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। लग रहा है ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही डालना पड़ेगा स्पेसिफिकली। मैंने कहा कोई और लिस्टेड मिल जाए, कोई भी नहीं है, वही जाके देखना पड़ेगा अभी। और वैसे तो रिलायंस कैपिटल वगैरह बहुत सारी हैं, मगर सारी पता नहीं 8वें 10वें पेज पे ही आ रही हैं लग रहा है। ये लो जी, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल अंबानी की कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। दो 200 शेयर होल्डर क्रॉस कर जाएं तो नहीं कर सकते। अगर 200 करने हैं तो पहले इन्हें लिस्टेड करवाना पड़ेगा अपने आप को, अमित, नहीं, वरना तो पॉसिबल नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एक तरीका होगा, जब हम कहेंगे कि ये 200 की लिमिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 42 में पढ़ेंगे कि 1 साल के लिए होती है, फिर अगले साल दोबारा 200, अगले साल दोबारा 200, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बट अभी नहीं, सेक्शन 42 में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं। चलिए, हाँ जी, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, पहला डिजिट बोलिएगा क्या है? एल। एल बोले तो क्या आप इस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं? हाँ या ना? शेयर्स ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कौन सी कंपनी अनलिस्टेड है, तो आज के बाद कोई टेंशन तो नहीं होगी पहचानने में। सीधा जाके CIN नंबर पता करो, CIN नंबर के पहले डिजिट से पता लग जाएगा कि इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं या नहीं है।
केवल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर पता लगता ही पता लग जाएगा कि इस कंपनी के शेयर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। मुझे बताओ जी, कोई भी दिक्कत? अंडर सीआईआरपी लिखा है। अंडर सीआईआरपी का मतलब है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में चल रही है, इंसॉल्वेंट होने वाली है। ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी, यहां तक हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब एक और चीज समझते हैं। ये समझना, ये क्या लिखा है? पीएलसी। पीएलसी रिलायंस कम्युनिकेशन में भी क्या लिखा है? पीएलसी। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है? पीटीसी। क्या लिखा है? पीटीसी। क्या मतलब? एक पीएलसी लिखा है, एक में पीटीसी लिखा है। क्या मतलब? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए लिखा होता है पीटीसी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लिखा होता है पीएलसी। ये भी क्लियर? ये मुझे सीआईएन नंबर सारा कॉन्सेप्ट समझाना है। चलिए एक बार सीआईएन नंबर के बारे में लिखो। लिखो सीआईएन नंबर के बारे में लिखो। सबसे पहले यू या फिर एल, यू या फिर एल। उसके बाद आते हैं 5 डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट आते हैं 1 2 3 4 5। लो जी, ये बन गया 99999। ठीक है, उसके बाद हाँ एनालिसिस में ही कह सकते हो, एनालाइज बॉक्स में ही लिखो, बॉक्स में ही। उसके बाद आप देखोगे या तो पीएलसी है या पीटीसी है। पीएलसी या पीटीसी या फिर जीओआई, ऐसे आएगा एक तीसरा भी। ओके, उसके बाद देखोगे, उसके बाद आया है कहां गया? ओहो सॉरी, पहले पीटीसी, पहले एमएच और जीजे लिखना था। एमएच जीजे, ये हमें एमएच भी नजर आ रहा है, जीजे भी नजर आ रहा है, वैसे तो और भी कई नजर आ रहे होंगे। एमएच, एमएच, एमएच का मतलब क्या वैसे तुम्हारे हिसाब से? एमएच का मतलब क्या होगा? जीजे, एमएच, 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 एमएच महाराष्ट्र, और जीजे का मतलब गुजरात। भाई साहब रेल लगा दिए, सारी कंपनियां महाराष्ट्र गुजरात की हैं। अच्छा, ये के ए का मतलब क्या रहा होगा? कर्नाटका। टीएन तमिलनाडु। समझ गए? अरे बोलो ना हाँ। चलिए, तो जीजे आया, फिर उसके बाद आया 1997। 1997 जैसे मैं रिलायंस कम्युनिकेशन देख रहा हूं। अच्छा, कईयों में 2004 आया, कईयों में 2001 आया। समझ गए होगे इसका मतलब क्या है? फिर आया पीटीसी, पीएलसी या फिर जीओआई। फिर उसके बाद आया ये 6 डिजिट आई, जैसे 147531। लो जी, ये बनी 21 डिजिट बनी। अच्छा, पहली डिजिट बताती है यू मतलब अनलिस्टेड, और एल बोले तो लिस्टेड। तो ये मुझे लिस्टिंग स्टेटस बताती है कि कोई कंपनी लिस्टेड है तो मैं उसके शेयर ले सकता हूं, अनलिस्टेड है तो नहीं ले सकता। वो केवल जान पहचान वाली शेयर देंगी। ठीक है ना, अनलिस्टेड की शेयर कैपिटल होगी मगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होगी। बताइए यहां तक का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ कि नहीं? एक तो तुम हां नहीं बोलते ना, यहां लगता है, बोलो ना हां। अच्छा, अब ये है इंडस्ट्री का कोड, इंडस्ट्री कोड जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं। हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कोड है। जैसे 99999 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कोड है। इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी है। फिर ये स्टेट बताता है कि किस स्टेट में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, कौन सी स्टेट के आरओसी के पास ये गई होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए।
ये बताता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मतलब कंपनी का जन्म कब हुआ। ये बताता है ओनरशिप कंपनी की क्या है। ओनरशिप बोले तो अगर पीटीसी है तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीएलसी है तो मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जीओआई है मतलब गवर्नमेंट कंपनी, लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो एक्चुअल में रोल नंबर है। जैसे आपको मिलता है ना एनआरओ नंबर, सीआरओ नंबर, ईआरओ नंबर, ये एक्चुअल में यूनिक नंबर है जो कि कंपनी को मिलता है। ये हर एक कंपनी का अलग होगा, बाकी सब कंपनियों के मिलते जुलते हो सकते हैं, बट ये नंबर हर एक कंपनी को अलग मिलेगा, आरओसी देता है। बताओ जी कोई भी दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, सुनिएगा। घटना थी सहारा की। सहारा रियल एस्टेट में क्या हुआ कि इसने, सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, इसने आम जनता से 17 लाख लोगों से लगभग 30,000 करोड़ मंगाया। 17 लाख लोगों से 30,000 करोड़ सहारा ने पूरे इंडिया में मंगवाया। आपके किसी भी दोस्त रिश्तेदार ने पैसा दिया होगा, वो पैसा इन्होंने जब मंगाया 17 लाख लोग, तो यहां तो 200 से ऊपर पब्लिक बन जाती है, 200 से ऊपर तो पब्लिक बन जाती है, या तो 17 लाख थे। और हमने कहा जैसे ही पब्लिक होती है तो फिर आपको लिस्ट करवाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करवाना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है 200 से ऊपर। बट 17 लाख लोगों से पैसा मंगवाया और इन्होंने लिस्ट भी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि भाई वो सहारा थे, नहीं करवाया लिस्ट। ओके, अब पैसा मंगवाया डिबेंचर्स की फॉर्म में, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं, कोई लिस्टिंग नहीं। पैसा मंगवाने के बाद अब पैसा चुकाने के लिए था नहीं, तो कंपनी ने कहा कि डिबेंचर्स का पैसा देना है हमें, जो हमने डिबेंचर्स की फॉर्म में मंगाया है, वो पैसा देने के लिए अब हम इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। यानी कि एक लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अब हम कैपिटल इशू करते हैं, अपनी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे और वहां से डिबेंचर्स की लायबिलिटी को पे कर देंगे। कंपनी पहुंची सेबी के पास कि सेबी 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 हम ना शेयर कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सेबी ने कहा रिजेक्टेड। हैं? सहारा ने कहा रिजेक्टेड? कैसे रिजेक्टेड? सेबी ने कहा रिजेक्टेड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड मेरी समझ से बाहर है। सहारा ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सहारा ने सेबी के ऊपर केस कर दिया और कहा जज साहब ये सेबी 1992 में हमारे आंखों के सामने पैदा हुआ है और आज ये सहारा को मना कर रहा है कि हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया सेबी को, हाँ भाई सेबी क्या दिक्कत है, क्यों मना किया तुमने उसे? सेबी ने कहा जज साहब हम बताते हैं ना, बताओ। जज साहब इन्होंने 17 लाख लोगों से 30,000 करोड़ रेज किया है और ना प्रोस्पेक्टस इशू किया ना ही लिस्टिंग करवाई। भाई साहब जजेस ने सबसे पहले तो पकड़ के पेला किसको? सेबी को। ये तेरी ऐसी की तैसी, तू किस लिए बैठा था? तेरी नजरों के सामने हो रहा था, तू किस लिए बैठा था यहां पर? सेबी को खूब डांट पड़ी कि तेरा काम है ऐसी चीजें रोकना, तूने क्यों नहीं किया कुछ? अब नंबर आया सहारा का। हाँ जी इधर आ जाओ जी, अब तुम कटघरे में। हाँ क्या, कैसे 30 लाख लोगों से पैसा रेस कर लिया? ये तो पब्लिक ऑफरिंग है, क्योंकि 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग होती है। सहारा ने कहा नहीं नहीं जज साहब आपको गलती हो रही है, वो पब्लिक नहीं है। तो जज ने कहा वो कौन है? तो इन्होंने कहा वो सहारा परिवार का हिस्सा है, ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है, ये हमारा सहारा परिवार है, भारत है हमारा, हम है सहारा।
और जज ने कहा बात सुन मेरे ध्यान से, अबे परिवार की भी कोई लिमिट होती है। वो धृतराष्ट्र था, उसके भी मैक्सिमम 100 ही थे, तो ये कौन सा परिवार है जिसके 30 लाख हो गए? और भाई परिवार क्या, तुम तो अलग देश घोषित कर लो अपने आप को, ये परिवार है 30 लाख लोगों का परिवार। जज ने कहा फालतू बातें तो मेरे सामने करो मत। भाई धृतराष्ट्र का टैलेंट भी 100 का ही था, तुम्हारा 30 लाख का है और तुम कह रहे हो परिवार है, वाह। तो जज ने कहा फालतू की बातों में मेरे सामने करो मत। 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग बनती है, और पब्लिक ऑफरिंग बनने का मतलब है कि पब्लिक इशू बनता है, मतलब लिस्टिंग करवानी चाहिए थी, स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाहिए था, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए था, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए सेबी सही कह रहा है हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, हम इशू ऑफ शेयर्स अलाउ नहीं कर सकते, पब्लिक का पैसा पे करो जो उनसे लिया हुआ है। सेबी कोने में खड़ा था, उसने कहा जज साहब एक बात बताएं। जज ने कहा बोलो। सेबी ने कहा 10 बार मांग चुके हैं, 30 लाख लोगों की डिटेल हमें दे दो, 30 लाख लोगों की डिटेल दे दो, इन्होंने डिटेल नहीं दी। जजेस को और खुंदक आई, उन्होंने कहा कमाल हो गई, 1 महीने का वक्त दे रहे हैं सहारा, 1 महीने का, सेबी को 30 लाख लोगों की डिटेल जानी चाहिए। भाई साहब सहारा बहुत ही फ्रस्ट्रेट थे कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जती की, और ऊपर से फिर कहा डिटेल दो 30 लाख लोगों की। अब इस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने कैसे निकाला? 10,400 डब्बे भरे गए, 10,400 गाड़ियां बुक की गई, 10,400 गाड़ियां, जिसपे 43,000 बॉक्सेस रखे गए। सुन रहे हो, 43,000 बॉक्सेस, और ये सब उठाकर सेबी के दरबार में भेज दी गई 1 महीने के अंदर अंदर। लो 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 30 लाख लोगों की डिटेल लो लो। बट कहते हैं बाप से पंगा नहीं लिया जाता। सेबी ने जितने कॉल सेंटर थे महाराष्ट्र में सबसे कांटेक्ट किया और कहा कि ये डिटेल मुझे इस छोटे से फॉर्मेट में एक्सेल में चाहिए। उन्होंने कहा आने दो। सेबी ने सारे बॉक्सेस वगैरह जितने भी थे जगह जगह पहुंचवा दिए। अब 1 महीने बाद कोर्ट की हियरिंग में सेबी ने 1 और महीना लिया, तो टोटल 3 महीने बाद हियरिंग हुई। अब 3 महीने बाद जब हियरिंग हुई तो सेबी से पूछा गया, कोर्ट ने पूछा जज ने कि हाँ जी क्या हुआ, सारी डिटेल हमने कहा था मिल जाएगी, मिल गई? सेबी ने कहा ऐसे मिली है सर, इस तरीके से दिए इन लोगों ने, और हमारा 47 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है। जज ने कहा अच्छा 47 करोड़ का खर्चा हुआ है। कोर्ट हियरिंग अगले हफ्ते होगी, तब तक 1 हफ्ते के अंदर सहारा सेबी को 47 करोड़ रुपए पे करो। तो ये कहानी थी सहारा की प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। अब मुझे विश्वास है कि तुम भूलोगे नहीं कि प्राइवेट प्लेसमेंट कहां तक होता है, 200 तक, 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग कौन से ईयर का केस है? नियर अबाउट 2016-17 का केस है, शायद 2016-17 का। हाँ जी, समझ आया? तो यानी कि क्या, अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देते रहना फटाफट, मैं सवाल पूछ रहा हूं फटाफट, क्वेश्चन आंसर राउंड। क्या पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड हो सकती है? हाँ या ना, हाँ या ना? क्या पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड हो सकती है? हाँ, ओके। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? अभी तक के ज्ञान में बताना, केवल अभी तक का ज्ञान। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती। हमने कहा प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती, तो अभी तक का ज्ञान कह रहा है कि नहीं हो सकती है। हालांकि बाद में 3-4 क्लासेस बाद इस ज्ञान में नया एडिशन कर दूंगा, जहां पे हम देखेंगे एक तरीका है जहां पे वो भी लिस्ट हो सकती है, बट वो 4 क्लासेस बाद का तरीका है। अच्छा, तीसरा सवाल, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट क्या अगर किसी कंपनी के आगे यू लिखा हो, किसी का सिन नंबर के आगे यू लिखा हो, तो क्या उसके शेयर्स आप ले सकते हैं? नहीं, जब तक आपकी जान पहचान ना हो, क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी है, उसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा।
अगर किसी कंपनी के शेयर्स आप सुनते हैं कि मार्केट में शेयर का प्राइस इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। यानी कि लिस्टेड कंपनी है प्लस पब्लिक कंपनी होगी जिसने लिस्ट कराया अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे। बताओ जी, कैसा समझ आया? आज ज्ञान में एडिशन हुआ तुम्हारा नया या नहीं? पहले ये मुझे बताओ। आईपीओ क्या होता है हमारे सिलेबस में? दीपांशु काहे चिंता कर रहा है? ठीक है, अब मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अगली क्लास में अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ऐसे ही ज्ञान की बात, एक रियल लाइफ की एक और ज्ञान की बात सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए अब आपको क्या करना है, अपने घरों से अपने डीमैट अकाउंट खोल के आने हैं। सवाल उठा, सर पापा मम्मी अलाउ नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना अलाउ करे। तुम्हें किसी से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। तुमने कैसे अकाउंट खोलना है सुनो। एक वेबसाइट है जिसका नाम है moneybhai.com। ये मनी कंट्रोल वालों की वेबसाइट है, moneybhai.com। लो जी, मेरे नेट में ही प्रॉब्लम आ रही है। गूगल पे डालना मनी कंट्रोल प्लस मनी भाई। क्या डालोगे गूगल पे? मनी कंट्रोल प्लस मनी भाई। मैं डालता हूं मनी कंट्रोल मनी भाई। लो जी, ये लो जी, ये वेबसाइट आ गई। मनी कंट्रोल मनी भाई डाला, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपना साइन अप करना है। साइन अप करना, अपना अकाउंट जनरेट करना। वो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, मोबाइल नंबर दे देगा आपको। उसके बाद ये वेबसाइट आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 करोड़ रुपए डाल देगी। मगर ये सब वर्चुअल गेमिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड लेके आप 1 करोड़ रुपए निकालने लग जाएंगे ऐसा नहीं है। ना ही आपके अकाउंट में आया ना कुछ गया, बट गेमिंग जोन में आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गया है। गेमिंग जोन में गेम खेलने के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गया है। उस 1 करोड़ रुपए से आप अपने शेयर्स ले पाएंगे। ये गेमिंग जोन है जहां पर शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, इसका ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है, बोलो ना हाँ। तो अब ये अकाउंट आप ओपन करके आएंगे। बस ये डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो गया, मगर एक्चुअल डीमैट नहीं है ये गेमिंग के लिए है, जिसमें हम गेम्स खेल पाएंगे। तो अगली क्लास में आपको इस वेबसाइट के थ्रू मैं सिखाऊंगा कि किसी भी शेयर्स को कैसे लिया जाता है, किसी भी शेयर्स को कैसे खरीदा जाएगा, कैसा बेचा जाएगा। फिर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किसी भी कंपनी को कैसे पहचाना जाता है कि इसके शेयर्स लें या इसके ना लें। तो ये ज्ञान बहुत काम आएगा जब हम आगे चल के प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, ये चैप्टर करेंगे। तो रियल लाइफ से एकदम लिंक कर पाएंगे हम सब कुछ कि भाई हाँ मैंने भी लिए हैं, मैंने भी लिए हैं। चलिए, अंडर 18 में भी खुल जाएगा। यस, 6 महीने का बच्चा भी खोल सकता है इसे, चिंता मत करो। बुक में से भी पढ़ाओगे। 20% चैप्टर ऐसे हैं जो बुक से होंगे, 80% कॉपीज में होंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को है। नेक्स्ट क्लास मंडे को है। हाँ जी, एनालिसिस बॉक्स को क्लोज कर दीजिए आप। इसमें पैसे कितने लगेंगे खोलने में? 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मंडे को क्लास होगी अब 2 बजे। हाँ जी भाई, ये वेबसाइट ना तुम्हें 1 रुपया देगी ना तुमसे 1 रुपया लेगी। ये गेमिंग जोन है बस। सर ये तो आप हमें ड्रीम 11 खुलवा रहे हो। अरे मैं तुम्हें सट्टा नहीं लगवा रहा तुमसे नालायको, मैं तुम्हें रियल लाइफ की दुनिया सिखा रहा हूं। ये कोई सट्टेबाजी वाली वेबसाइट नहीं है भाई, ये जेन्युइन वेबसाइट है मनी कंट्रोल की। ना तुमसे 1 रुपया लेगी ना तुमसे 1 रुपया तुम्हें देगी। गेम खेलने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देगी, जो तुम्हारी इस अकाउंट में आ जाएंगे अकाउंट खोलते ही, जहां से तुम शेयर ले पाओगे गेम के अंदर। बस फ्रॉड तो नहीं है प्रभु, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पिछले हर बैच में मैं सिखाता हूं इस गेम को। चले आगे। यार तुम्हें कहीं मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं फ्रॉडस्टर हूं?
बताओ, ये कमाल हो गया। वो कितना घबरा रहा है बेचारा। तो साइन अप करना। हाँ बताओ, विश्वास ही नहीं हो रहा इनको कि ऐसी भी वेबसाइट है। चले जी, तो अब लोग मंडे मिलेंगे। मंडे को मैं इस पे पहली बार शेयर खरीद के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट ओपन होगी मंडे को। तो मैं 2:30 से 3 बजे के बीच में एक शेयर लेके दिखाऊंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ओपन होती है। ठीक है, तो अब मिलेंगे मंडे को। धन्यवाद। मंडे को 2 बजे अपन लोग मिलेंगे। मेरी मासी ने आपसे लॉ पढ़ी है और आज वो सीए हैं। थैंक यू, उन्हें मेरी तरफ से गॉड ब्लेस कहना एंड धन्यवाद देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।